ईपीएफओ की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है। ईपीएफओ देश का सबसे बड़ा रिटायरमेंट फंड है। ये करीब 30 करोड़ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की बचत का ध्यान रखता है, जिसमें 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की बचत शामिल है। लेकिन हाल ही में जब इसमें अपग्रेडेशन की बात यानी कुछ बदलाव की बात आए तो इसको लेकर खबर तो बनेगी। अब खबर क्या है, इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, तो आपको बता दें कि आरबीआई ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की मांग पर ईपीएफओ को और बेहतर करने के लिए अपने कुछ सुझाव दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सुझाव क्या हैं? क्या इससे ईपीएफओ को और बेहतर किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को आखिर आरबीआई से सुझाव क्यों लेना पड़ा? क्या ईपीएफओ के फंड मैनेजमेंट में कोई कमियां हैं जिसे श्रम मंत्रालय दूर करना चाहती है? तो इन सभी सवालों का जवाब आपको आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीआई ने ईपीएफओ पर अपना क्या राय रखी है। तो आरबीआई ने ईपीएफओ को अपने इन्वेस्टमेंट के तरीके में सुधार लाने को कहा है और ये सुझाव ऐसे समय में दिया गया है जब ईपीएफओ अपने मेंबर्स के लिए सरकारी बॉन्डों की यील्ड की तुलना में ज़्यादा ईयरली रिटर्न या इंटरेस्ट का ऐलान करता है, जबकि वह अपना ज़्यादातर निवेश सरकारी सिक्योरिटीज़ में करता है। बता दें कि ईपीएफओ अपने पैसे का 45 से 65% सरकारी बॉन्ड्स में और 20 से 45% डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, जबकि 5 से 15% शेयरों में और बाकी 0 से 5% शॉर्ट टर्म डेट में लगाता है। 2025 में ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को 8.25% इंटरेस्ट देने का वादा किया, जबकि सरकारी बॉन्ड्स की एवरेज यील्ड 6.86% थी। शेयर बाजार में निफ्टी 50 ने 5.3% और सेंसेक्स ने 5.1% का रिटर्न दिया। आरबीआई ने अपने सुझाव में आगे कहा कि ईपीएफओ को हर साल नए पैसे के बजाय पूरी इन्वेस्टमेंट पर एक ही रूल लागू करना चाहिए और साथ ही नए तरीके भी अपनाए जाने चाहिए ताकि सही इन्वेस्टमेंट पर सेलिंग की स्ट्रेटजी लागू हो, ना सिर्फ शेयरों पर। अभी ईपीएफओ को अच्छा प्रॉफिट मिले तो वह अपने 4 साल पुराने शेयरों को बेच देता है। वहीं आरबीआई ने मैनेजमेंट पर सवाल उठाया और कहा कि ईपीएफओ का फंड मैनेजमेंट ठीक नहीं है। आरबीआई ने यह भी बताया कि ईपीएफओ एक फंड मैनेजर और रेगुलेटर का काम साथ साथ करता है, जिससे इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होने का डर रहता है। हालांकि ये सीधे फंड मैनेजर नहीं है बल्कि दूसरों की मॉनिटरिंग करता है, जिससे इशू कम होता है। फिर भी इसके रेगुलेटर और फंड मैनेजमेंट के काम को अलग अलग करना चाहिए। ईपीएफओ के 3 फंड, प्रोविडेंट, पेंशन और इंश्योरेंस, इसके लिए एक ही इन्वेस्टमेंट का तरीका सही नहीं है। आरबीआई ने आगे कहा है कि हर फंड की ज़रूरतों के हिसाब से अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए। इससे फंड ज़्यादा सेफ और फ़ायदेमंद हो सकता है। ये सुझाव दिवाली 2025 से पहले एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट फंड को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। अब चलिए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के उस लेटर के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो मिनिस्ट्री ने आरबीआई को लिखा था। लेटर में ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और इंश्योरेंस में इंडिपेंडेंट रेगुलेटर सिस्टम के अभाव की बात की गई है। ईपीएफओ के अकाउंटिंग, रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और फंड मैनेजमेंट पर सेंट्रल बैंक से एक्सपर्टीज की मांग की गई थी। तो ये रही पूरी स्टोरी ईपीएफओ पर आरबीआई के सुझाव की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए मनी 9 के साथ।